नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, जो कि बेस्ट बुक मानी गई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इंडियन पॉलिटी की। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाते धन का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा लेखा परीक्षण किया जाता है? ए, भारत की संचित निधि, 2, भारत की आकस्मिक निधि, 3, भारत की सार्वजनिक लेखा। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन की जो कैटेगरी है वो है इंपॉर्टेंट और मीडियम। ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेके है और इससे सवाल चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस उसमें पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या है। तो देखिए, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, संसद और संविधान द्वारा निर्धारित कर्तव्य और कार्य उनके कुछ इस प्रकार है। मैं आपको बताती हूं कि ये भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ की, ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं कि भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की। ठीक है, जहां विधानसभा हो, जहां पर विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधित लेखाओं का क्या करता है? परीक्षण करता है। ठीक है, जितने भी व्यय संबंधित लेखाएं हैं उनका क्या करता है? परीक्षण करता है। ठीक है, तो संचित निधि हो गई आपकी, आकस्मिक निधि होगी और सार्वजनिक निधि होगी। मतलब ये तीनों का क्या करता है? व्यय का लेखा जोखा करता है और लेखा जोखा का परीक्षण करता है। ठीक है, क्या करता है? लेखा जोखा का परीक्षण। ये वर्ड याद रखिएगा, क्या करता है? ये परीक्षण करता है। मतलब तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 3, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आपको बता देती हूं कि जो भारत की संचित निधि और भारत की जो लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की जो आकस्मिक निधि है, प्रत्येक राज्य के लोक सेवा सभी व्यय लेखा जोखाओं का क्या करता है? ये परीक्षण करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुकी हूं कि भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की सार्वजनिक लेखा। तो आंसर इज डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। आयोग के अनुसार बच्चे की परिभाषा 14 वर्ष की आयु तक के लोग शामिल हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त दिए गए कदमों में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। इसको मैं रखती हूं इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन और ये थोड़ा टफ कैटेगरी का है। मतलब थोड़ा क्या, टफ ही कैटेगरी का है। अगर आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पता है तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आखिर आंसर क्या है। तो देखिए, अगर मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करूं तो इसकी स्थापना मार्च 2007 को बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम, ये अधिनियम याद रखिएगा 2005। ठीक है, बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005 को संसद के एक अधिनियम के तहत संवैधानिक, ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। कब? मार्च 2007 को।
तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग है NCPCR केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान काम करता है। ठीक है, किसके तत्वावधान काम करता है ये? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ये काम करता है। मतलब सेकंड ऑप्शन तो क्या है आपका? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यह एक संवैधानिक निकाय है। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यह एक संवैधानिक निकाय है, तो फर्स्ट भी क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो NCPCR है वो समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक, तंत्र, बाल अधिकारों के क्या हो? संघर्ष के अनुरूप हो, जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन है उसमें क्या किया गया था? प्रतिपादित किया था। किसमें? भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अब थर्ड कथन देखिए कि आयोग के अनुसार बच्चे की परिभाषा 14 वर्ष की आयु तक के लोग शामिल हैं। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयोग के अनुसार बालक को 18 वर्ष की आयु वर्ग में क्या होना चाहिए? शामिल व्यक्ति के रूप में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये है आयु वर्ग। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? मतलब बिल्कुल गलत है। आंसर क्या हो गया इसका? 1 और 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से कथनों को पढ़िएगा। इसको मैं रखती हूं मीडियम कैटेगरी में, और ये जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो संविधान के भाग 5 में, ठीक है, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78, ठीक है, 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का संघ की जो कार्यपालिका है उसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब जो संघ की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन रहता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? भारत का राज्य प्रमुख होता है तथा भारतीय संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है उसी में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में। जो भारत सरकार के शासन के संबंधी कार्य हैं सारे क्या राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, ध्यान दीजिए, वह प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी वो क्या करता है? नियुक्ति करता है। पर किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है, परंतु राष्ट्रपति के नाम पर क्या होते हैं? कार्य किए जाते हैं। ओके, तो
आप नेक्स्ट मैं थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देती हूँ महान्यायवादी को लेकर कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है वो कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। और जितने भी संघ के मंत्री हैं और महान्यायवादी हैं क्या उसी के पश्चात पर्यंत होते हैं। किसके पश्चात पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है, पश्चात पर्यंत होते हैं। अब अनुच्छेद 53(1) के अनुसार क्या जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके, किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो पहला कथन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। अब अगर राष्ट्रपति में निहित होगी तो वो भारत का जो राष्ट्रपति है वो जो संघ की कार्यपालिका है उसका भी क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। तो पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहां पर देखिए सेकंड कथन देखिए, बोल रहा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नहीं होता है, मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। ओके, कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव होता है सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष। तो ये कथन भी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए कथन भी गलत, बी कथन भी गलत, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत के महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी को लेकर एक क्वेश्चन है। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के जो महान्यायवादी हैं उनके जो पद की व्यवस्था है वो क्या की गई है। अब जो भारत के महान्यायवादी हैं, नाम से ही आपको समझ आ रहा है वो देश के क्या होंगे? सर्वोच्च। कौन? सर्वोच्च कानून अधिकारी होंगे। ठीक है, कौन होंगे? सर्वोच्च कानून अधिकारी होंगे। तो जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? थोड़ी देर पहले भी बताया, राष्ट्रपति। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पहला जो कथन है वो क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही हो गया। अब जो महान्यायवादी है उनमें कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है। क्या योग्यताओं का होना आवश्यक है? कि उच्चतम न्यायालय कि किसी जो उच्चतम न्यायालय है उसका न्यायाधीश के लिए होती है। ठीक है, जो योग्यता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हो। दूसरे शब्दों में वो क्या हो? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या हो? भारत का नागरिक हो। और उच्च न्यायालय, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का क्या हो? उसे अनुभव होना चाहिए। या किसी उच्च न्यायालय में, ये भी देखिए, या किसी उच्च न्यायालय में उसे वकालत का कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। या एक और है कंडीशन, राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों में क्या हो? योग्य हो। किसके अनुसार? राष्ट्रपति के अनुसार। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ओके, तो वो राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों में क्या हो? योग्य व्यक्ति हो। तो दूसरा कथन भी क्या है? बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, अब दोनों कथन सही है, इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देती हूं कि संविधान में, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिए, कि संविधान में महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है
पारिश्रमिक है वो तय नहीं किया गया है, ठीक है, वो तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति के ही द्वारा जो पारिश्रमिक तय होता है वो दिया जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक उसे मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन कर पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है? 65 संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन और 89 संविधान संशोधन। ध्यान से आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है और इसको मैं टफ में रखती हूँ क्योंकि इसका नॉलेज हर किसी को नहीं होता है। ओके, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कि 1990 में 65वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके अनुसार क्या, उसके द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ओके, वहीं संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। किसका प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी? संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अब अनुसूचित जातियों के हितों को अधिक प्रभावी तरीके से क्या रक्षा के लिए प्रस्ताव भी रखा गया कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति का विभाजन कर दिया जाए तथा दोनों के लिए क्या क्या कर दिया जाए, पृथक पृथक मतलब अलग कर दिया जाए, दोनों के लिए अलग अलग पृथक पृथक आयोग की क्या की जाए, स्थापना की जाए। तो ऐसा ही हुआ 2003 में। कौन सी संविधान संशोधन? 89वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 क में क्या किया गया, संशोधन किया गया और उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 338 क में क्या किया गया, संशोधन किया गया तथा उसमें नया अनुच्छेद 1 जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको टफ कैटेगरी में रखा था। ओके, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।